हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज शुरू कर रहे हैं नर्क के ठेकेदार का दूसरा भाग। चलिए, फिर वो जिधर कहा मैं ट्रक का रुख उधर ही मोड़ देता। और जैसे ही हम हेली रोड पर पहुंचे, वह भिखारी अचानक सड़क पर आ गया। मैं अभी ब्रेक लगाना ही चाहता था कि उसकी कड़कदार आवाज़ मेरे कानों से टकराई। खबरदार, ब्रेक लगाने की कोशिश मत करना, वरना गोली मार दूंगा। और फिर घबराहट में मेरा पैर ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पर पड़ गया। फिर जब तक मैं अपनी गलती सुधार, भिखारी कुचला जा चुका था। ट्रक के रुकते ही उसने मुझे धक्का दिया। अगर मैंने पुलिस के सामने उसका जिक्र किया तो वह मेरे बीवी बच्चों को मार डालेगा, इसीलिए मैं अब तक खामोश था। घबराओ नहीं, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। बहुत जल्द मैं तुम्हारी रिहाई का इंतजाम कर दूंगा। जब संजय घर पहुंचा तो सलीम पहले से ही मौजूद था। तुम आ गए संजय भैया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सलीम, तुम कहाँ रह गए थे? जानते हो, तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो भिखारी जान से हाथ धो बैठा था। जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि तुम अपनी लापरवाही पर सिसियाते हुए खिसियाए हुए हो। जो भी, क्या मतलब? तब सलीम पैकेट संजय के सुपुर्द करते हुए बोला, क्या यह वही पैकेट नहीं है जो तुम्हारी जेब से गायब हो गया था? हाँ, यह वही है, पर तुम्हारे पास कैसे आया? मैं दुर्घटना स्थल के पास ही मौजूद था। मैंने एक आदमी को तुमसे टकराते और तुम्हारी जेब पर हाथ साफ करते देखा था। उसका पीछा लग गया। वह जब कार में जाकर बैठा तो मैं भी कार का दरवाज़ा खोल अगली सीट का पिछला सीट के बीच में दुबक गया और उसे पता नहीं चला। ओ। तत्पश्चात सलीम ने अपनी रिपोर्ट विस्तार से संजय को सुना दी। तब संजय भी अपने साथ घटी घटनाओं की जानकारी देने के बाद प्रसन्न स्वर से बोला, तुमने काबिले तारीफ काम किया है। वो आदमी कहाँ है? मैंने उसे गुप्त कक्ष में बंद करके रखा है। गुड, पहले इस पैकेट में छुपे रहस्य की जानकारी हासिल करते हैं, फिर उस आदमी से पूछताछ करेंगे। ठीक है। तत्पश्चात, ओह, लगता है इस कमरे की रील और कैसेट में अपराधी के विषय में पूरी जानकारी है। तभी तो अपराधी इस पैकेट को हासिल करने के लिए भिखारी और तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया था। पर यह चीज़ें उस भिखारी के हाथ कैसे लग गई? आखिर वह भिखारी कौन था? तुम्हारे सवाल का जवाब इन दोनों चीज़ों की जांच के बाद ही मिल सकता है। परंतु कैसेट और रील की जांच के बाद संजय सलीम के चेहरे पर निराश के भाव उभर आए थे। हमारी उम्मीद पर पानी फिर गया। मुझे तो दाल में कहीं काला नजर आ रहा है। इस खाली पैकेट और रील के लिए अपराधी भिखारी की जान कदापि नहीं ले सकता। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, लेकिन अपराधी को यह नहीं मालूम है कि उनका एक आदमी हमारी कैद में है और दूसरा आदमी काली दादा भी हमारी नज़र में आ चुका है। उन दोनों की मदद से हम अपराधी तक पहुँच सकते हैं। यू आर राइट। आओ उस आदमी से पूछताछ करते हैं, चलो। कुछ देर बाद, बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? कौन बॉस? मैं किसी बॉस को नहीं जानता। राणा के इनकार करते ही सलीम का लात घूम गया। तड़ाक! ओह ढिसुम, हाय मरा। जल्दी ही राणा टूट गया। बताता हूँ, जो पूछोगे मैं बताता हूँ, पर मुझे मारो मत। तो बता, तूने संजय भैया पर हमला क्यों किया? उस पैकेट को तू क्यों हासिल करना चाहता था? भिखारी की हत्या किसने की? मैं काली दादा का आदमी हूँ। मैंने जो किया उसी के कहने पे किया। वह उस पैकेट को हर हाल में पाना चाहता था। अगर मैं वह पैकेट उसके पास पहुंचा देता तो वह मुझे 10,000 रुपये इनाम देता। लेकिन भिखारी की हत्या क्यों की गई? पहले काली दादा का ख्याल था कि पैकेट उस भिखारी के पास है, पर जब मैंने उससे बताया कि पैकेट तुम्हारे पास है तो वह भिखारी उसके लिए किसी काम का नहीं रह गया था। राणा का जवाब सुन संजय गहरी सोच में डूब गया।
आखिर काली दादा उस पैकेट को क्यों हासिल करना चाहता है? अगर उसे मालूम होगा कि कैसेट और रील खाली है तो वो हरगिज इतना रिस्क नहीं लेता। जरूर उसके ऊपर कोई तीसरा आदमी है जो काली दादा को अपने इशारों पर नचा रहा है, और इस तीसरे आदमी तक पहुंचने के लिए हमें काली दादा का सहारा लेना पड़ेगा। और फिर एकाएक ही संजय के मस्तिष्क में एक खतरनाक योजना जिसने जन्म लिया। वह राणा को बोला, देख राणा, वह पैकेट हमारे पास है और हमें पैसे की ज़रूरत है। अगर तुम हमारी बात मान जाओ तो हम दोनों का फ़ायदा हो सकता है। वो मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूँ। और फिर संजय राणा पर अपने शब्दों का जाल फैलाता चला गया। थोड़ी देर बाद राणा काली दादा का नंबर डायल कर रहा था। संबंध स्थापित कर होते ही वह बोला, बॉस, मैं राणा बोल रहा हूँ, वह पैकेट मेरे पास है। तू कहाँ मर गया था राणा? अब तक वह पैकेट तूने मेरे पास क्यों नहीं पहुँचाया? क्योंकि अब मुझे उस पैकेट की असलियत का पता चल चुका है। क्या बक रहे हो तुम? शायद तुम्हें अपनी जान का मोह नहीं रहा। मत भूल कि काली दादा से गद्दारी करने वाले को कुत्ते की मौत नसीब होती है। जान प्यारी है तो वह पैकेट मेरे पास पहुंचा दे। अगर तुम वह पैकेट चाहते हो तो आज रात 9 बजे 20,000 रुपये लेकर पुराने किले के खंडहरों में चले आओ। इतना कहने के साथ ही राणा ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। उम्मीद के मुताबिक संजय सलीम ने काली दादा को का सही समय पर पुराने किले के खंडहर में पहुंचते देखा तो उनके चेहरे खिल उठे। वो आ पहुंचा है संजय भैया। उधर काली दादा राणा के पास पहुंचा ही गुर्राया, पैकेट कहाँ है? मेरे पास। कहने के साथ ही राणा ने पैकेट जेब से निकाल दिया। फिर बोला, यह रहा तुम्हारा माल, अब मेरे माल निकालो। हुंकार भरते हुए काली दादा ने अपने कोट के भीतरी जेब में हाथ डाल दिया था, और अगले पल जैसे ही उसके हाथ जेब से बाहर आया, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जैसे गद्दारों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ हरामजादे। दूसरे ही पल धाएं आ राणा वहीं ढेर हो गया। फिर काली दादा को जमीन पर पड़ा पैकेट उठाकर वहां से जाते देख सलीम हौले से बोला, मैं तो कहता हूँ यही मौका है, उसे इसी समय रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। नहीं सलीम, काली दादा को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। हमें उसके सरपरस्तों को पकड़ना है, और उसके लिए काली दादा का आज़ाद रहना बहुत ज़रूरी है। वही हमें असली मुजरिम तक पहुंचा सकता है। तत्पश्चात संजय सलीम काली दादा के पीछे हो लिए। लेकिन काली दादा खंडहर से निकलकर जैसे ही बाहर खड़ी अपनी कार के निकट पहुंचा, कार के अंदर बैठे साये ने उसे गोली का निशाना बना दिया। ढाएं! ओह! काली दादा के जमीन पर ढेर होते ही वह साया कार से उतरा और पैकेट उठाकर वापस कार में जा बैठा। थोड़ी ही देर बाद कार वापस जा रही थी, परंतु उसमें बैठा साया इस बात से पूर्ण अज्ञान था कि संजय सलीम उसका पीछा कर रहा था। मलकानी नर्सिंग होम के पिछवाड़े एक प्लेटफॉर्म नुमा स्थान पर उस साये ने कार रोक दी। कार के रुकते ही प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे धंसते हुए जमीन के गर्भ में समाता चला गया। संजय सलीम लपककर उस स्थान के निकट पहुंच गए जहां कार ओझल हुई थी। ओह! फिर कार के ओझल होते ही मुझे पूरा विश्वास है कि यह अपराधियों ने अपना गुप्त अड्डा बना रखा है। तुम फौरन जाकर डंडाराम अंकल से मिलो और सारी बात बता दो, ठीक है? पर मैं नीचे जाकर अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूँ। नहीं संजय भैया, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। बहस मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। जाओ सलीम, समय बर्बाद मत करो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहने के साथ ही सलीम वहां से चल दिया। तभी प्लेटफॉर्म वापस अपनी जगह पर आ गया। संजय जब नीचे पहुंचा तो उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। हा हा हा, यह आवाज़ तो उसी तरफ से आ रही है।
उसने दूसरे ही पल वह आवाज़ का पीछा करते हुए गैलरी में बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद, ओह, काली दादा की मौत के साथ ही हम तक पहुंचने का हर रास्ता बंद हो चुका है साथियों। अब हमें किसी का डर नहीं रहा। हम 15 तारीख को नेशनल पार्क में होने जा रही सर्वदलीय बैठक में ऐसा धमाका करेंगे कि सारा हिंदुस्तान सदम्भ रह जाएगा। एक भी नेता जिंदा नहीं रहेगा। सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। हा 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 हा। लेकिन बॉस, हमें भी तो पता चले कि इस पैकेट में क्या है। इस पैकेट में एक खाली ऑडियो कैसेट और कैमरे की ब्लॉक रील है। ओह, तो फिर इन बेकार की चीज़ों को पाने के लिए आप इतना परेशान क्यों थे? आपको इतना रिस्क नहीं उठाना चाहिए था बॉस। अगर कहीं कोई गड़बड़ हो जाती तो हमारे विदेशी मित्र हमारी जान के दुश्मन बन जाते। यह रिस्क हमने बेवजह नहीं लिया था दोस्त। दरअसल हमें डर था कि कहीं असली रील और पैकेट पुलिस के हाथ में ना पहुंच जाए। अगर ऐसा हो जाता तो हम सब मुसीबत में पड़ जाते और हमारे विदेशी मित्र की स्कीम कभी कामयाब नहीं हो पाती। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह असली और नकली का क्या चक्कर है। यह राज मैंने अब तक तुम लोगों पर जाहिर नहीं किया था, पर आज जाहिर करता हूँ। फिर नाकापोस विस्तार से बताने लगा। आज से 10 रोज पहले जब मैं और मेरे साथी पड़ोसी मुल्क से भेजी गई हथियार और बारूद की खेप मोटर बोट से उतार रहे थे तो पत्रकार विनोद पांडे ने जाने कहां से वहां पहुंच गया। उसने हमारी तस्वीर खींच ली। यही नहीं, उसने मेरे और राम के बीच हुई बातचीत भी सुन ली थी। डॉक्टर, नेशनल पार्क में बारूद का जाल बिछा दो। जोरदार धमाका होना चाहिए, एक भी नेता बचने ना पाए। ऐसा ही होगा मिस्टर टॉम। याद रखो, अगर ऐसा ना हुआ तो तुम और तुम्हारा साथी का काम तमाम कर दिया जाएगा। तभी मेरी नज़र विनोद पांडे पर पड़ गई। ओह विनोद पांडे, तू यहाँ? ओह! खतरा भांपते हुए वह भाग खड़ा हुआ। मैंने काली दादा और उसके साथियों को उसके पीछे लगा दिया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। काली दादा और उसके साथी उसे शहर के चप्पे चप्पे में ढूंढते फिर रहे थे। फिर अचानक ही वह काली दादा के आदमियों की नज़र में आ गया। वे रहा साला, हुलिया ऐसा बदला हुआ है कि पहचानने में भी नहीं आ रहा है। अब कहाँ बचकर जाएगा हरामी। तभी वह खड़ा शंकर सवै ही बोल उठा। हम उसके पीछे लपके, लेकिन वह फिर हमें झांसा देकर निकल गया। पर इस दौरान वह मुझसे टकराया था और अनजाने में उसने जो साबुत हमारे खिलाफ एक पैकेट में पैक कर रखे थे, मेरी जेब में डाल दिया था। घर पहुंचकर जब मैंने उस पैकेट में रखी चीज़ों की असलियत जानी तो मेरी जान में जान आई। लेकिन 2 घंटे बाद ही जब काली दादा ने मुझे यह सूचना दी कि विनोद पांडे को उसके आदमियों ने संजय सलीम के घर के पास मंडराते देखा है, तो मुझे भय हुआ कि कहीं वह संजय सलीम को उस पैकेट और रील के बारे में ना बता चुका हो। उसके लिए मैंने संजय को फ़ौरन फ़ोन कर अपने यहाँ बुलवा लिया और फिर यह नकली पैकेट उसे थमा दिया। पर उससे पहले कि वह पैकेट खोलकर देख पाता, राणा ने पैकेट उसकी जेब से साफ कर दिया। अब यह पैकेट हमारे पास है। संजय सलीम कभी ना जान पाएंगे कि असलियत क्या है। बहुत खूब बॉस, आपने उन जासूस लड़कों को अच्छा उल्लू बनाया। बेचारे इस पैकेट की तलाश में भटकते फिरेंगे। हा 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 हा। तभी नकापोस का चौथा साथी बोला, लेकिन बॉस, इस असली कैसेट और रील का आपने क्या किया? वह मेरे पास है। इतना कह नकापोस ड्रॉ से एक दूसरा पैकेट निकालकर टेबल पर रखते हुए बोला, अब तुम लोगों के सामने मैं इन साबूतों को नष्ट कर देता हूँ। हाँ बॉस, यह काम तो तुरंत हो जाना चाहिए। तभी संजय रिवॉल्वर ताने कमरे में दाखिल होते हुए गरजा, खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो बेमौत मारा जाएगा। ओह, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तब संजय वहां पहुंचने तक वह वृतांत सुनाने के बाद बोला,
तुम नर के ठेकेदारों का खेल समाप्त हो चुका है डॉक्टर मलकानी। ओह, तो तुमने मुझे पहचान लिया। हाँ, अब तुम बच नहीं सकते। यह तुम्हारी भूल है संजय। तुम और तुम्हारा कानून मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। कहने के साथ ही नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। फिर बोला, तुम यहाँ आ तो गए पर जा नहीं पाओगे। हा 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 हा। तभी इंस्पेक्टर डंडाराम सलीम और सशस्त्र सिपाहियों के साथ हॉल में दाखिल होते हुए गरजा, घबराना नहीं संजय बेटे, मैं आ गया हूँ। दूसरे ही पल इंस्पेक्टर डंडाराम ने सिपाहियों को आदेश दिया, पहना दो सालों को हथकड़ियाँ। कोई भागने की कोशिश करे तो गोली मार दो। यस सर। और फिर सिपाहियों ने डॉक्टर मलकानी और उसके साथियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। इस बीच इंस्पेक्टर डंडाराम ने साबुत को भी अपने कब्जे में ले चुका था, जो अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। तत्पश्चात इंस्पेक्टर डंडाराम कैदियों को लेकर थाने की ओर रवाना हो गया। तब संजय सलीम भी वहां से चल दिया। उसी रात डंडाराम की सूचना पर नेशनल पार्क में बिछे बारूद को सावधानीपूर्वक वहां से हटा दिया गया और वहां सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई। इस तरह संजय सलीम की बुद्धिमानी व बहादुरी से दुर्घटना होने से टल गई। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कहानियाँ समाप्त होती है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कॉमिक्स की अच्छी सी कहानियों में। तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए नए अपडेट आप तक टाइम पे पहुंचते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स में, अच्छे से भाग में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।